हमारे पास स्रोत है संविधान का भाग 14 का, और इसमें मुख्य रूप से दो अनुच्छेद हैं, 323 का और 323 ख। तो शुरू करते हैं अनुच्छेद 323 क से। ये खास तौर पर प्रशासनिक अधिकरणों मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की बात करता है। हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 323 क इसे संविधान में 42वें संशोधन 1976 उसके जरिए जोड़ा गया था। और इसका एक बहुत बड़ा मकसद था। आप सोचिए, हमारे देश में लाखों सरकारी कर्मचारी हैं, केंद्र के, राज्यों के, स्थानीय निकायों के, सरकारी कंपनियों के भी। अब उनकी भर्ती है, प्रमोशन, ट्रांसफर, कोई डिसिप्लिनरी एक्शन हो गया, पेंशन, इनसे जुड़े न जाने कितने विवाद रोज होते होंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे। अगर ये सारे के सारे मामले हमारी रेगुलर कोर्ट्स में जाने लगे तो जो पहले से इतना बोझ है, हाँ वो तो और बढ़ जाएगा। बिल्कुल, और फैसले आने में पता नहीं कितने साल लग जाएं। इसीलिए अनुच्छेद 323 क ने संसद को ये शक्ति दी कि वो कानून बनाकर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स बना सके। इनका मुख्य काम, जैसा खंड 1 में लिखा है, वो है संघ या राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, उनमें जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी भर्ती और सर्विस कंडीशन से जुड़े जो भी झगड़े या शिकायतें हैं, उनका निपटारा करना। अच्छा। तो मकसद था स्पेशलाइजेशन और स्पीड, मतलब ऐसे लोग हों जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामले समझते हों और जल्दी फैसला दे सकें। ठीक है, तो ये तो हो गया मकसद। लेकिन जब संसद इनके लिए कानून बनाती है तो उसमें क्या क्या खास चीजें तय कर सकती है? क्या ये सिर्फ एक सेंट्रल बॉडी होती है या राज्यों के लिए भी अलग होती हैं? हाँ, खंड 2 इसी बारे में है। कानून में कई तरह की व्यवस्थाएं हो सकती हैं। जैसे खंड 2 क कहता है कि केंद्र के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण बन सकता है, जिसका सबसे फेमस उदाहरण है कैट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल। हाँ, कैट तो सुना है। हाँ, और साथ ही हर राज्य के लिए, या अगर चाहें तो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को मिलाकर भी, अलग से राज्य प्रशासनिक अधिकरण यानी SATS बनाए जा सकते हैं। और इनकी शक्तियां क्या ये नॉर्मल कोर्ट्स जैसे ही पावर रखती हैं? काफी हद तक, हाँ। खंड 2 ख कहता है कि कानून इनका अधिकार क्षेत्र मतलब जुरिस्डिक्शन, इनकी शक्तियां और इनका प्राधिकार तय करेगा। और इसमें एक बहुत जरूरी शक्ति है, अपने अवमान के लिए दंड देने की शक्ति, कंटेम्प्ट पावर। अच्छा, कंटेम्प्ट की पावर भी। हाँ, मतलब अगर कोई ट्रिब्यूनल के आदेश को जानबूझकर नहीं मानता या उसकी बेइज्जती करता है तो ट्रिब्यूनल उसे सजा दे सकता है। ये जरूरी है ताकि उनके फैसले लागू हो, उनका सम्मान हो, जैसे कोर्ट्स का होता है। और प्रक्रिया क्या इन्हें भी वही लंबा चौड़ा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है जो कोर्ट्स में होता है? जरूरी नहीं। खंड 2 क कहता है कि कानून ये तय कर सकता है कि ये ट्रिब्यूनल किस प्रक्रिया का पालन करेंगे। इसमें परिसीमा यानी लिमिटेशन कि कितने समय में केस लाना है और साक्ष्य यानी एविडेंस के नियम ये भी शामिल है। अक्सर देखा गया है कि इन ट्रिब्यूनल्स में प्रक्रिया थोड़ी सरल रखी जाती है कोर्ट्स के मुकाबले, ताकि मामले जल्दी निपटें। ये सिविल प्रोसीजर कोड के सख्त नियमों से बंधे होने के बजाय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर ज्यादा चलते हैं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब आता है वो क्लॉज जो शायद सबसे ज्यादा विवादों में रहा है, खंड 2 घ। ये कहता है कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन, अनुच्छेद 136 वाला, को छोड़कर बाकी सभी कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को इन एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में खत्म कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? क्या हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते थे? हाँ, ये बहुत ही अहम और कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। देखिए, इसका सीधा मतलब यही था कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी को अपनी सर्विस कंडीशन से जुड़ी कोई शिकायत है तो वो सीधा एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जाएगा, वो सामान्यतः हाई कोर्ट या निचली अदालत नहीं जा सकता था। अरे हाँ, बस एक रास्ता खुला था। अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटिशन SLP डालने का, यानी सुप्रीम कोर्ट की निगरानी तो थी, लेकिन हाई कोर्ट समेत बाकी अदालतों को इस तस्वीर से बाहर कर दिया गया था। लेकिन ये तो फिर जुडिशियल रिव्यू, जो हमारे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है, उस पर एक तरह की रोक नहीं लगा था। हाई कोर्ट का रोल तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, यही सवाल उठा और बहुत जोर शोर से उठा, और इसीलिए ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ का केस था, 1997 का, एक लैंडमार्क जजमेंट है। हाँ, सुना इसके बारे में। हाँ, तो कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल रिव्यू संविधान का मूल ढांचा है और अनुच्छेद 323 क 2 ख और 323 ख 3 ख के तहत हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 और 227 और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 की जुडिशियल रिव्यू की पावर को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने ये व्यवस्था दी कि इन ट्रिब्यूनल्स के जो फैसले होंगे
उन्हें हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अच्छा, तो मतलब अब हाई कोर्ट जा सकते हैं? हाँ, आज की स्थिति यही है। ट्रिब्यूनल के फैसले से अगर कोई सहमत नहीं है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है और फिर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। तो इससे वो स्पेशलाइजेशन और स्पीड वाला मकसद भी कुछ हद तक पूरा होता है और जुडिशियल रिव्यू का रास्ता भी खुला रहता है। एक तरह का संतुलन। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से बीच का रास्ता निकाला। ठीक है। वैसे 323 क में और क्या है? जैसे अगर ट्रिब्यूनल बनने से पहले ही कोई केस कोर्ट में चल रहा हो तो? हाँ, उसके लिए भी इंतजाम है। खंड 2 क कहता है कि कानून ये प्रावधान कर सकता है कि ट्रिब्यूनल बनने के टाइम जो भी ऐसे मामले अदालतों वगैरह में पेंडिंग हो, उन्हें नए बने ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर कर दिया जाए। ओके। इसके अलावा खंड 2 च और 2 छ में कुछ राष्ट्रपति के विशेष आदेशों को बदलने की शक्ति, फीस लगाने की बात और ट्रिब्यूनल ठीक से काम कर सकें उसके लिए दूसरे सहायक प्रावधान बनाने की बात भी है। और एक और बहुत दमदार बात है खंड 3 में। ओके। ये कहता है कि अनुच्छेद 323 क के जो प्रावधान हैं वो संविधान के किसी और प्रावधान में या किसी और लागू कानून में कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद प्रभावी होंगे। ओहो। हाँ, इसे कहते हैं ओवरराइडिंग इफेक्ट। मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से जुड़े मामलों में इसी अनुच्छेद के तहत बना कानून सबसे ऊपर माना जाएगा। ये उन्हें एक मजबूत बेस देता है काम करने के लिए। समझ गया। तो ये थी कहानी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स की जो सरकारी नौकरी से जुड़े मामलों के लिए है। लेकिन क्या संविधान ने बस यहीं तक सोचा था? क्या और तरह के झगड़ों के लिए भी ऐसे खास इंतजाम की कोई गुंजाइश रखी? हाँ, बिल्कुल रखी। और यहीं पर आता है अनुच्छेद 323 ख। अगर 323 क सिर्फ सरकारी कर्मचारियों के मामलों तक ही सीमित था तो 323 ख का कैनवस आप कह सकती हैं कहीं ज्यादा बड़ा है। यह अनुच्छेद समुचित विधानमंडल यानी अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर को कुछ और खास किस्म के विषयों से जुड़े विवादों, शिकायतों या अपराधों के निपटारे के लिए ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार देता है। ये समुचित विधानमंडल कौन है? क्या ये भी सिर्फ संसद है जैसे 323 क में था? नहीं, यही एक बड़ा फर्क है। अनुच्छेद के आखिर में एक स्पष्टीकरण है। वो बताता है कि समुचित विधानमंडल का मतलब है संसद या राज्य का विधानमंडल जो भी उस विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो। अच्छा। यूनियन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट का है जिसपे पार्लियामेंट कानून बना सकती है तो पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल बनाएगी। ओके। और अगर मामला स्टेट लिस्ट का है तो राज्य की विधानसभा भी अपने दायरे में आने वाले विषयों के लिए ट्रिब्यूनल बना सकती है। ओके, तो ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है। हाँ, बिल्कुल। जबकि याद कीजिए 323 क में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद को था। ठीक है। और ये अन्य विषय कौन कौन से हैं जिनके लिए ये 323 ख वाले ट्रिब्यूनल बन सकते हैं? कितना बड़ा इनका दायरा है? दायरा काफी बड़ा है और बहुत महत्वपूर्ण विषय है इसमें। खंड 2 में एक पूरी लिस्ट दी गई है। चलिए कुछ मुख्य देख लेते हैं। पहला, टैक्स। किसी भी तरह का टैक्स लगाना, उसका असेसमेंट करना, उसे कलेक्ट करना और लागू करना। सोचिए इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, कितने विवाद होते हैं। हाँ, टैक्स ट्रिब्यूनल्स तो होते हैं। बिल्कुल। फिर है विदेशी मुद्रा और सीमा शुल्क, मतलब फॉरेन एक्सचेंज, कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े मामले। ये भी अहम है। फिर आदिमगिक और श्रम विवाद, इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट और मजदूरों के झगड़े, हड़ताल, तालाबंदी, छटनी, वेजेस वगैरह, लेबर कोर्ट्स, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स इसी के तहत आते हैं। राइट। फिर है भूमि सुधार। ये बहुत बड़ा एरिया है। इसमें जमींदारी खत्म करना, एग्रीकल्चरल लैंड की सीलिंग तय करना, राज्य द्वारा किसी एस्टेट या उसके अधिकारों को लेना और दूसरे लैंड रिफॉर्म्स कानून शामिल है। अच्छा, लैंड रिफॉर्म्स भी। हाँ, फिर शहरी संपत्ति की सीमा यानी सीलिंग ऑन अर्बन प्रॉपर्टी, चुनाव, संसद या राज्य विधानमंडलों के चुनाव से जुड़े कुछ मामले। हालांकि जो मुख्य इलेक्शन पिटिशन होती है वो अनुच्छेद 329 के तहत सीधे हाई कोर्ट जाती है। फिर आवश्यक वस्तुएं, खाने पीने की चीजें और राष्ट्रपति द्वारा नोटिफाई की गई दूसरी जरूरी चीजें, उनका प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस कंट्रोल। और एक जो बाद में जोड़ा गया 75वें संशोधन 1993 से, वो है किराया नियंत्रण। अच्छा, रेंट कंट्रोल वाले मामले भी। हाँ, मकान मालिकों और किराएदारों के बीच किराया अधिकार नियंत्रण से जुड़े विवाद। कई राज्यों में रेंट कंट्रोल ट्रिब्यूनल्स हैं। और फिर इन सब से जुड़े अपराध और फीस, और इन सभी से जुड़े हुए कोई भी इंसिडेंटल यानी सहायक मामले। अरे वाह! टैक्स, व्यापार, श्रम, जमीन, चुनाव, राशन, किराया, ये तो मतलब आम आदमी की जिंदगी के लगभग हर बड़े पहलू को छूते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि संविधान बनाने वालों ने ये महसूस किया कि इन खास एरियाज में भी ऐसे सिस्टम की जरूरत है जो जल्दी और एक्सपर्ट तरीके से फैसले दे सकें। बिल्कुल। इन सभी एरियाज में अक्सर खास तकनीकी जानकारी चाहिए होती है, या मामलों की संख्या इतनी ज्यादा होती है, या फिर सामाजिक आर्थिक नीतियों लागू करने का सवाल होता है। जैसे टैक्स मामलों में अकाउंटिंग और कानून की समझ चाहिए, लेबर विवादों में इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बारीकियां पता होनी चाहिए, सही बात है। लैंड रिफॉर्म्स में रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, लोकल कानून का ज्ञान जरूरी है, और रेंट कंट्रोल जैसे मुद्दे का बाद में जुड़ना ये दिखाता है कि जैसे जैसे जरूरतें महसूस हुई, उनके लिए भी स्पेशल ट्रिब्यूनल्स का रास्ता खोला गया। तो इन 323 ख वाले ट्रिब्यूनल्स के लिए जो कानून बनते हैं, उनमें क्या वैसी ही शक्तियां और प्रक्रियाएं होती हैं जैसी हमने 330 क में देखी? ज्यादातर समानताएं हैं, पर एक दो फर्क भी है। अनुच्छेद 323 ख का खंड 3 बताता है इसके बारे में। एक इंटरेस्टिंग फर्क है खंड 3 क में। ये कहता है कि कानून ट्रिब्यूनल्स की एक हायरार्की, मतलब एक पदानुक्रम बना सकता है। हायरार्की मतलब? मतलब हो सकता है एक लोअर ट्रिब्यूनल हो और उसके फैसले के खिलाफ अपील सुनने के लिए एक अपीलेट ट्रिब्यूनल भी हो। ये वाली बात 323 क में इतनी साफ साफ नहीं कही गई थी। अच्छा, ये एक फर्क है। और बाकी प्रावधान काफी मिलते जुलते हैं, जैसे अधिकार क्षेत्र, शक्तियां, कंटेम्प्ट समेत, और अथॉरिटी तय करना खंड 3 ख, प्रक्रिया, लिमिटेशन और एविडेंस समेत तय करना खंड 3 ग, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 136 को छोड़कर बाकी सभी कोर्ट्स का जुरिस्डिक्शन बाहर करना खंड 3 घ, पेंडिंग केस ट्रांसफर करना खंड 3 घ, और काम ठीक से चले इसके लिए सप्लीमेंट्री प्रावधान जिसमें फीस वगैरह शामिल है खंड 3 च। और क्या यहाँ भी वही ओवरराइडिंग इफेक्ट वाली बात है कि ये कानून बाकी सब पर भारी पड़ेंगे? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 323 ख का खंड 4 भी साफ कहता है कि इस अनुच्छेद के तहत बनाए गए कानून और प्रावधान संविधान के किसी और प्रावधान या लागू कानून में कुछ भी लिखा हो उसके बावजूद प्रभावी होंगे। तर्क वही है, इन स्पेशलिस्ट बॉडीज को अपना काम असरदार तरीके से करने देना। लेकिन फिर वही सवाल, कोर्ट्स, खासकर हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को बाहर करने वाला, क्या एल चंद्र कुमार फैसले का असर इन 323 ख वाले ट्रिब्यूनल्स पर भी पड़ा? हाँ, बिल्कुल। एल चंद्र कुमार का जो फैसला था वो अनुच्छेद 323 क और 323 ख दोनों के तहत बने ट्रिब्यूनल्स पर लागू होता है। अच्छा, तो इसलिए इन ट्रिब्यूनल्स के फैसलों को भी, चाहे वो टैक्स ट्रिब्यूनल हो या लेबर कोर्ट, अब हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226, 227 के तहत चुनौती दी जा सकती है। तो प्रैक्टिकली हाई कोर्ट की जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा अब इन मामलों में भी बंद नहीं है, भले ही मूल संविधान के टेक्स्ट में उन्हें बाहर रखने की बात थी। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ भी वो संतुलन बनाने की कोशिश की है। तो अगर हम इन दोनों अनुच्छेदों 323 क और 323 ख को मिलाकर देखें तो सार क्या निकलता है? ये ट्रिब्यूनल्स आखिर हैं क्या हमारी पूरी न्याय व्यवस्था के नक्शे में? सार ये है कि हमारा संविधान एक फ्लेक्सिबल सिस्टम देता है। वो ये मानता है कि जो पारंपरिक अदालतें हैं वो हर तरह के विवाद के लिए हमेशा सबसे सही या सबसे तेज तरीका नहीं हो सकती। इसलिए इसने संसद को और राज्यों की विधानसभाओं को ये अधिकार दिया कि वो खास एरियाज के लिए, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, टैक्स हो, लेबर हो, जमीन हो, विशेष न्यायिक या आप कह सकती हैं अर्ध न्यायिक क्वाजी जुडिशियल बॉडीज बना सके। इनका मुख्य उद्देश्य है एक्सपर्टीज लाना, प्रक्रिया को सरल और तेज बनाना और सामान्य अदालतों का बोझ कम करना। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, तेज न्याय, एक्सपर्ट न्याय। लेकिन क्या जमीनी हकीकत भी हमेशा इतनी अच्छी होती है? क्या इन ट्रिब्यूनल्स की अपनी कोई चुनौतियां नहीं है? चुनौतियां तो हैं, बिल्कुल हैं, और उन पर लगातार बहस भी होती है। एक बड़ी चिंता रही है ट्रिब्यूनलाइजेशन की, मतलब कहीं हम बहुत ज्यादा ट्रिब्यूनल बनाकर पारंपरिक न्यायपालिका को कमजोर तो नहीं कर रहे। ये एक पॉइंट है। यानी सरकार तय करती है, तो क्या ये वाकई पूरी तरह निष्पक्ष रह पाते? हाँ, ये भी एक सवाल है। तीसरी चिंता कई बार इनके सदस्यों की योग्यता और उनकी विशेषज्ञता के स्तर को लेकर भी उठाई जाती है। और चौथी, जैसा हमने देखा, जुडिशियल रिव्यू के अधिकार क्षेत्र वाला मुद्दा तो है ही, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंस करने की कोशिश की है। तो ये एक तरह का लगातार चलने वाला संतुलन बनाने का प्रयास है। एफिशिएंसी और एक्सपर्टीज एक तरफ और जुडिशियल इंडिपेंडेंस और पारंपरिक सिद्धांत दूसरी तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक विकसित होता हुआ एरिया है। ट्रिब्यूनल्स ने निश्चित रूप से कई क्षेत्रों में न्याय को सुलभ और तेज बनाया है,
खासकर जहां तकनीकी विशेषज्ञता चाहिए। लेकिन उनकी प्रभावशीलता, उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित करना और उन्हें न्यायपालिका के बड़े ढांचे के साथ तालमेल बिठाकर चलाना, ये एक लगातार चलने वाली चुनौती है। तो आज हमने भारतीय संविधान के भाग 14 क के तहत अनुच्छेद 323 क और 323 ख पर विस्तार से बात की। हमने देखा कि कैसे ये अनुच्छेद प्रशासनिक और कई दूसरे अहम विषयों के लिए विशेष अधिकरणों की स्थापना का रास्ता खोलते हैं, उनकी शक्तियों और प्रक्रियाओं की रूपरेखा देते हैं और किस तरह ये हमारी न्याय व्यवस्था में एक खास पर कभी-कभी विवादित भूमिका निभाते हैं। जाते जाते एक विचार छोड़ जाती हूँ। जहां एक तरफ इन अधिकरणों का मकसद है न्याय को आम आदमी के करीब लाना, उसे तेज करना, वहीं दूसरी तरफ ये सवाल भी हमेशा बना रहता है कि क्या ये निकाय हमेशा उतनी ही स्वतंत्र और निष्पक्ष रह पाते हैं जितनी कि हमारी पारंपरिक अदालतें। दक्षता यानी एफिशिएंसी की दौड़ में कहीं हम न्याय के मूलभूत सिद्धांतों से समझौता तो नहीं कर रहे, जो एक मजबूत लोकतंत्र की नींव होते हैं। इन अधिकरणों का भविष्य शायद इसी बात पर निर्भर करेगा कि हम इस दक्षता और न्याय के सिद्धांतों के बीच कितना बेहतर संतुलन साध पाते हैं। ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसी विचार के साथ अधिकरणों पर हमारी ये चर्चा यहीं समाप्त होती है।